हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम 30 से 35 ईयर तक अब तक जो नीट में क्वेश्चंस आए गए हैं उन सब की डिटेल में बात करेंगे, जिसका सॉल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप और एक इजी पैटर्न में फास्ट एंड प्रिसाइज मेथड में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0. नाउ ए फोर्स ऑफ वेक्टर F इक्वल्स टू दिस मच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकंड क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि हमें एक फोर्स दिया गया है तो आपने पहले फोर्स को मास से डिवाइड करना है। जैसे फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो फोर्स हमारा है 6t² I कैप प्लस 4t J कैप। इसको हमने हमारे मास जो है जो 3 kg दिया गया उससे डिवाइड किया, जिससे ये हमारे पास फोर्स एक्सेलरेशन मिल गया 2t² I कैप प्लस 4/3 Tj कैप। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ढूंढने का तरीका जो होता है वो पहले ये देखना होता है क्या हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो अभी हम देखें तो हमारे एक्सेलरेशन में टाइम की टर्म्स आ रही है, तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल है। जब भी एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल होता है तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमें एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है कि जहां तक हमें चाहिए। तो हम कहते हैं 0 से इसने स्टार्ट किया और 3 सेकंड तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमने वेलोसिटी जो है 3 सेकंड पे पूछी है। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होता है, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से हमें वेलोसिटी ही मिलेगी। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें दी गई है 2t² I कैप प्लस 4/3 Tj कैप, और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 3। तो 2t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t² का बनेगा t⁻3/3, I को एज इट इज रहने दीजिए, 4/3 t का इंटीग्रेशन बनेगा t²/2 J कैप, और लिमिट हमें जो लगानी है वो है 0 से लेके 3 तक। 3 लिमिट रखेंगे तो यहां पे बनेगा 3⁻3 डिवाइड बाई 3 I कैप प्लस 4/3, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3⁻2 J कैप। अब देखिए लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो उसको नहीं लिखने की जरूरत, तो उसको आप लिखें नहीं लिखें आपकी चॉइस है। अब इसको सॉल्व करें तो 3⁻3 को 3 से डिवाइड किया तो 3⁻2 बचा, 2 इंटू 9 विल बी इक्वल्स टू 18 ऑफ I कैप प्लस 3² 9 होता है, 9 को 6 से हम पहले कट करेंगे, तो यहां से अगर हम कट करें तो ये आपके पास 2/3 बनता है, 3 से एक और 3 कटेगा तो ये आपके पास बनेगा 6J कैप। सो वेलोसिटी इज कमिंग इज 18I प्लस 6J कैप एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v is acted by the three forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will क्या होगा। अगर आप PQR की सीक्वेंस चेक करें तो PQR की सीक्वेंस सेम है, और अगर तीनों की सीक्वेंस सेम होती है, तीनों का ऑर्डर सेम होता है, उन तीनों का जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर PQR का ऑर्डर सेम है और उनका रिजल्ट 0 है तो हम ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगा है वो 0 होने की वजह से हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो आंसर नंबर 2 इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया ए बलून विद अ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन g. How much mass should be removed from it so that it start moving up with an acceleration equals to a? इस क्वेश्चन ने हमें मेंशन किया है कि बलून जो है इनिशियली, अगर हम इस बलून को मान लो ऐसा बनाते हैं तो क्वेश्चन कहता है ये बलून जो है डाउनवर्ड किसी एक्सेलरेशन a से आ रहा है। अब इस बलून में से हम कुछ मास कम कर दें
ताकि यही बलून ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग जाए तो इसमें से कितना मास हमें कम करना होगा। तो ऐसे समझे कि पहले इसका मास m था और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन ने ये मेंशन किया है कि a की वैल्यू g से कम है। अगर g से कम है तो कोई और फोर्स भी है जिसका एक्सेलरेशन को कम करता है और उसको हम लोग बाइंड फोर्स कहते हैं। तो लेट्स से बाइंड फोर्स जो है इसके ऊपर Fb ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो अगर आपको क्वेश्चन कहे कि व्हाट इज द नेट फोर्स एट दिस टाइम, सो यू कैन जस्ट राइट इट इज मूविंग डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई mg माइनस ऑफ बाइंड फोर्स इज द नेट फोर्स। और क्वेश्चन कहता है ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो नेट फोर्स हमारा ma हुआ, ma इज इक्वल्स टू mg माइनस बाइंड c हो गया। और इसको हम कहें कि हमारे पास फिर बाइंड सी फोर्स कितना आ गया, तो बाइंड सी फोर्स हमारे पास आ गया mg माइनस ऑफ ma। अब बाइंड सी फोर्स क्यों जरूरत पड़ी है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब देखिए, अब कहता है इस बलून में से आपने कुछ मास कम कर देना है, लेट्स से डेल्टा m कम कर देना है। अब जैसे ही डेल्टा m कम करेंगे तो इसमें डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स mg की जगह पे अब हम लगाएंगे m माइनस डेल्टा m इंटू जी। बाइंड फोर्स जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करा। इसका मतलब आप ऐसा अज्यूम करेंगे कि इसका वॉल्यूम वही है और अभी भी बाइंड फोर्स जो है वही ऊपर की तरफ लग रहा है जो पहले लगा था। अब इस क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि ये बलून जो पहले जो नीचे जा रहा था, अब ये बलून जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये बलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब अब आप ये कह सकते हो कि इसका जो बाइंड फोर्स अब लग रहा है वो पहले से ज्यादा हो गया। तो अगर हम एफ नेट की बात करें तो एफ नेट की बात में इस बार एफ बी पहले लिया जाएगा क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है, माइनस इसका वेट आपके पास हो गया एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी। अब देखिए कितना मास ऊपर जा रहा है, तो हम कहते हैं एम माइनस ऑफ डेल्टा एम ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। बाइंड फोर्स की बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा है बाइंड फोर्स इज mg माइनस ऑफ ma, दिस इज द वैल्यू ऑफ बाइंड फोर्स। m माइनस डेल्टा m को अगर ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये माइनस mg माइनस माइनस प्लस डेल्टा m इंटू जी बन गया हमारा। ठीक है, mg से हम mg को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पे हमें मिल रहा है एक तरह से ma माइनस डेल्टा m a इज इक्वल्स टू माइनस ma एंड प्लस डेल्टा m इंटू जी। ये डेटा हमें अब तक मिल गया है। अब ये जो ma लेफ्ट साइड में है इसको जो राइट साइड में उसको लेफ्ट शिफ्ट में शिफ्ट कर दो, ऐड हो जाएगा तो इससे ma और ma मिलकर 2ma हो जाएगा। और डेल्टा एम ए और डेल्टा एम उसको उधर शिफ्ट किया जाए तो डेल्टा एम ए उधर प्लस हो जाएगा और डेल्टा एम जी हमारे पास ऑलरेडी वहां पे पड़ा था। अब अगर इसको लिखा जाए तो ये आपके पास डेल्टा एम कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए प्लस जी और यहाँ पे आपके पास है 2ma। क्वेश्चन ने पूछा है कि हमने कितना मास कम करना होगा, तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2ma डिवाइड बाय a प्लस जी, जो कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर बन रहा है। तो दिस ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जिसके अंदर हम कुछ मास कम करेंगे और ये बलून डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के अंदर आई कैप दिया गया, इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्वायर एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉडी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर मास कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स को मैग्नीट्यूड में लिखना है और उसको एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे तो हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि 200 बन रहा है, डिवाइड बाय 1, तो 200 का अंडर रूट आपके पास 10 रूट 2 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही हमारा मास बन जाएगा 10 रूट 2 kg, वो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन में मिल गया है। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be. इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि आपके पास एक ऐसे समझें कि ये कोई एक स्मूथ वेज है। इस स्मूथ वेज पे हम लोगों ने एक m मास के ब्लॉक को यहां पे रखा, ऐसे समझे कोई ब्लॉक m मास का यहां पे पड़ा है और ये ब्लॉक का मास m है।
अगर ये स्मूथ वेज है तो इसका मतलब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स से यहां पे जो है गिरने की ट्राई करेगा, स्लाइड होने की ट्राई करेगा, क्योंकि इसका एक फोर्स mg यहां लगेगा, एक कंपोनेंट mg का इधर लगेगा और एक कंपोनेंट mg का इधर लगेगा। जो अलोंग द प्लेन mg का कंपोनेंट होता है, ये हम जानते ही हैं कि mg साइन थीटा होता है, जिसकी वजह से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। ये हमारा मेन कंपोनेंट mg है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये आपके पास हो गया mg cos थीटा। ठीक है, अब कहते हैं इस ब्लॉक को नीचे नहीं गिरने देना है। अगर ये ब्लॉक को नीचे स्लिप नहीं होने देना है तो आप इसमें सूडो फोर्स के चैप्टर में पढ़ते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल वेज को हम लोग राइट डायरेक्शन के अंदर किसी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराते हैं। जब इसे ए एक्सेलरेशन से इसे एक्सेलरेट कराते हैं तो ये हमारा जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम एमए कहते हैं। ठीक है, अब अगर एमए के कंपोनेंट कर दिए जाएं तो एमए के कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस तरह से बनते हैं कि एमए का एक कंपोनेंट इस तरह से जो mg साइन थीटा है उसके अपोजिट आता है, जो कि mg साइन थीटा को बैलेंस करता है ताकि ये नीचे की तरफ स्लाइड ना कर जाए, और एक कंपोनेंट इसका जो है mg cos थीटा की तरफ आता है, जो कि mg cos थीटा के साथ ऐड होकर हमें एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है वो क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि ये हमारे पास थीटा है, इस थीटा को हम यहां लिखते हैं। तो ये वाला एंगल आप चेक करें तो ये वाला भी देखिए हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन पैरेलल होने की वजह से ये थीटा हो जाएगा, जिससे इस तरफ आपको मिलेगा ma cos थीटा और इस तरफ आपको मिलेगा एक तरह से ma sin थीटा। तो अगर हम कहें द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड इफ, पहले चेक करते हैं ब्लॉक कब स्लाइड नहीं करेगा, तो हम कहते हैं द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड इफ ma cos थीटा जो अपवर्ड लगा है दैट शुड बैलेंस द mg sin थीटा जो कि डाउनवर्ड लगा है। अगर ma cos थीटा और mg sin थीटा ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो हम कहते हैं हमारा ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। m से m कैंसिल कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं हमें a की वैल्यू चाहिए g tan थीटा। अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली g tan थीटा से हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो इसका मतलब हमारा ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी पड़ा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक क्या होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल के जस्ट अपोजिट देखें तो हमें दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है mg cos थीटा और एक हमें दिख रहा है ma sin थीटा। mg cos थीटा और ma sin थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, और जब वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों का एडिशन करना होगा। अब अगर हम mg cos थीटा को एज इट इज रखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन mg की टर्म में ही है, तो mg cos थीटा को हमने एज इट इज रखा। अब हम कहते हैं a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट करी है g tan थीटा, जिसे हम g sin थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको यहां पे रिप्लेस कर दिया जाए g sin थीटा बाय cos थीटा, तो देखिए एक sin थीटा यहां पहले से मल्टीपल में है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें mg दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन ले लिया, डिवाइड में cos थीटा एलसीएम ले लिया गया, तो यहां पे हमारा ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे अगले स्टेप में mg तो कॉमन आ ही गया इसलिए ये हमारा बन गया sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है, इस वजह से हम हमारा आंसर कह सकते हैं mg डिवाइड बाय cos थीटा इज आवर आंसर, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। ठीक है, या इसका आंसर हो सकता है समटाइम क्वेश्चन आपको mg इंटू सेक थीटा भी दे दे, तो हमारा आंसर है mg बाय cos थीटा, जो ऑप्शन में नहीं है, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आंसर देना है mg बाय cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम राइट आंसर कहते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, तो सिंपली यू कैन राइट एज मास इज फोर्स बाय एक्सेलरेशन, द फोर्स इज 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज 1, सो मास इज 10 kg।
Option number 2 is the right answer. A horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in the figure. The mass of a block A and B are 2 and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on a block B क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपको मेंशन ये किया गया कि आपके पास दो ब्लॉक हैं. लेट्स सपोज करो ये एक ब्लॉक है जिसका नाम A है और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका नाम B है. दोनों ब्लॉक को एक स्मूथ सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है और इधर से एक फोर्स लगाया गया जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन मेंशन करता है 10 न्यूटन है. अगर इस F की वैल्यू 10 न्यूटन है और इनके मास 2 kg और 3 kg है तो क्वेश्चन कहता है दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, कि मतलब A ब्लॉक ने B ब्लॉक पे क्या फोर्स लगाया. A ब्लॉक जो B ब्लॉक पे फोर्स लगाता है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. तो पहले देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से चलेंगे. तो दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से चलेंगे उसके लिए हमें कहना है हमने एक पुश किया है 10 न्यूटन का और एक पुश हमने दोनों को मूव कराने के लिए करा है. तो इसका मतलब हमारे पास टोटल मास हुआ 5. सो एक्सेलरेशन इज कमिंग एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आता है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी. तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन बाय ए ऑन बी का मतलब होता है ए बी को किस पुश को प्रोवाइड करता है, कितना फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि बी चल पड़े. तो बी चल पड़ा है तो इसका मतलब मास बी का लेते हैं और ये एक्सेलरेशन 2 से चल रहा है. इसका मतलब ये 6 न्यूटन का फोर्स इसको रिक्वायर्ड है. तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 6 न्यूटन. A player takes 0.1 second in catching a ball of mass 150 gram moving with the velocity 20 meter per second. The force imparted by the ball on its hands क्या होगा. देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको हम इंपल्स की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि टाइम 0.1 सेकेंड बहुत कम होने का मतलब बहुत जल्दी हमने उसको स्टॉप किया है. इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड अगर कर दिया जाए तो जो फोर्स आता है इसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं. और अगर सिंपल इंपल्स की बात करें तो उसे चेंज इन मोमेंटम कहते हैं. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक मास m मास की बॉडी किसी मान लो u वेलोसिटी से चल रही थी और बाद में स्टॉप हो गई. तो चेंज इन मोमेंटम को लिखा जाएगा mv माइनस u और उसमें जो भी टाइम टेकन है उसे डिवाइड करेंगे. तो इसका मास दिया गया 150 ग्राम. ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने 10⁻³ का मल्टीपल किया. फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियली इट वाज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय दिस मोशन इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड जिसे हमने स्टॉप करने में लगाया. अब अगर इसको मल्टीपल किया जाए तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 20. तो माइनस हमने पहली बार लिख दिया है तो सीधा हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं. डिवाइड बाय 0.1 को आपने लिख दिया 1/10. 1 2 3 0 कट करी, इसको यहां से कट किया और आंसर आ गया माइनस ऑफ 30 न्यूटन. ऑप्शन में माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. A force on the rocket moving with a velocity 300 meter per second is 210 Newton. The rate of consumption of the fuel of rocket क्या होगा. देखिए, रॉकेट के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं. अपथ्रस्ट का मतलब होता है फ्यूल के बर्न होने से हमें रॉकेट कितना फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं V इंटू dm/dt. dm/dt का मतलब होता है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन. तो हम ये हमें पता करना है. तो क्वेश्चन कहता है 210 न्यूटन फोर्स मिला है, 300 मीटर पर सेकंड से रॉकेट मूव कर रही थी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm/dt जो हमें कैलकुलेट करना है. तो 210 को आपने 300 से डिवाइड करना है. 210 को 300 से डिवाइड करके आपके पास मिलेगा 0.7 kg पर सेकेंड इज इक्वल्स टू dm/dt विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1. A 5000 kg rocket is set for the vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second.
To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be, और g की वैल्यू दी गई है। जब g की वैल्यू मेंशन होती है तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से होता है कि आपके पास जो रॉकेट है, क्वेश्चन ये मेंशन करना चाह रहा है कि इस रॉकेट के पास एक तरह से फ्यूल बर्निंग हुआ। फ्यूल बर्निंग की वजह से इस रॉकेट को ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट मिला, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा। ये आपके पास होता है v इंटू डी एम बाई डी टी। अब जी की वैल्यू मेंशन करने का मतलब होता है रॉकेट का वेट भी आप कंसीडर करिए, mg डाउनवर्ड लग रहा है, और क्वेश्चन कहता है कि इस रॉकेट को हमने अपवर्ड एक्सेलरेशन देना है जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस रॉकेट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन देना है तो हमारे पास होना चाहिए एफ नेट। एफ नेट में जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ फोर्स है वो लार्ज होना चाहिए ताकि वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाए, और mg की वैल्यू हमारे पास कम होनी चाहिए, तो mg हमने माइनस किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स के लिए माइनस हुआ। एफ नेट की जगह आपने लिखना है ma इज इक्वल्स टू v इंटू डी एम बाई डी टी माइनस ऑफ mg। अब क्वेश्चन को वापस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहते हैं रॉकेट का मास है 5000, एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज गिवन एज 20, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज 800 मीटर पर सेकेंड। We need to find out the dm by dt. Again put here mass is 5000 and the value of g is question is saying take as 10. तो 5000 into 10 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये आपके पास एक तरह से 5000 दोनों में आ रहा है, 20 और 10 मिलके 30 हो गया, इज इक्वल्स टू 800 dm by dt। 0 0 0 0 कुछ कट हो गया, 5 3 1500 divide by 8 is equals to dm by dt. Now we need to divide the 1500 by 8 and we will get the answer. तो हमने पहले 8 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम डिवाइड हुआ, 7 बचा, उसके बाद हमने 6 लगाया तो 8 लगाया तो 8 समथिंग कुछ आ रहा है, तो हमने कहा 500 इंटू 3 इज 1500, 1500 को 8 से डिवाइड करिए, 1500 को 8 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 187.5 kg per second. This is the value of dm by dt which comes in the equation number 2. Second option is the right answer. A truck is stationary and has a bob suspended by the light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration of v. The pendulum will tilt. ओके, क्वेश्चन देखिए इस तरह से मेंशन कर रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रक है और ये ट्रक जो है किसी जगह पे स्टेशनरी रुका हुआ है, और जब ये ट्रक स्टेशनरी रुका हुआ है तो इसके साथ इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक छोटा सा पेंडुलम हैंग किया हुआ है, और क्वेश्चन ये कहता है जैसे ये ट्रक मूवमेंट करता है तो हमारा ये जो पेंडुलम है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना लेगा। तो ऐसे सोचिए पेंडुलम इस डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन ए से जैसे ही चला, इस पेंडुलम ने पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस किया जिसकी वैल्यू ma है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको एक फोर्स मिल रहा था जिसकी वैल्यू mg है। सूडो फोर्स की वजह से जो हमारा पेंडुलम है ये कुछ इस तरह से टिल्टेड हो गया, और हमसे पूछा गया हाउ मच एंगल इज मेड बाय दिस पेंडुलम विद द वर्टिकल, कितना होगा। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो कि आपके पास tan थीटा होता है। tan थीटा के सामने हमें परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर की जो लाइन है जस्ट नीचे देखा जाए तो ma से रिप्लेस हो जाएगी, ये बेस वाली लाइन है, और ये जो mg से रिप्लेस हो जाएगी। तो m से m कैंसिल आउट करेंगे तो वी कैन से इट विल मेक एन एंगल ऑफ tan इनवर्स a by g with the vertical which come in the option number 2. So option number 2 is the right answer. If the fuel of a rocket moving with the velocity 300 meter per second is 345 Newton, the rate of consumption of fuel क्या होगा। अगेन देखिए फोर्स आपको दिया गया है और dm by dt आपसे पूछी गई है, तो आप सिंपली क्या करें, फोर्स की वैल्यू रखें 345, वेलोसिटी की वैल्यू रखिए 300, dm by dt आपने कैलकुलेट करना है।
345 को 300 से डिवाइड करिए, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 हुआ, 4 को डिवाइड किया फिर से 1 हुआ, ये 5 आ गया, तो ये हमारे पास है 1.15 kg पर सेकेंड इज इक्वल्स टू dm/dt। A satellite in a force-free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate of this one. The acceleration of satellite क्या होगा ये हमें पता करके बताना है। तो देखिए फिर से हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इंटू dm/dt। तो क्वेश्चन कहता है कि हमें फोर्स पता करके बताइए, तो पहले हम वेलोसिटी की वैल्यू v रखते हैं और जहां dm/dt की वैल्यू आ रही है वहां अल्फा v लिखते हैं, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू बनती है अल्फा v स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने अल्फा v स्क्वायर तो ये फोर्स बन गया, लेकिन अब होता क्या है, देखिए रॉकेट जब मूवमेंट करती है तो रॉकेट के अंदर वेलोसिटी की अगर हम डायरेक्शन बात करें तो वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बाहर निकलती है, और फोर्स जो होता है वो हमें ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस होता है। तो वी कैन ऑल्सो राइट द फोर्स विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो यू कैन ऑल्सो पुट द फॉर्मूला के आगे माइनस लगा सकते हैं, माइनस डायरेक्शन ऑफ द मोशन शो कर रहा है, तो ये माइनस हमारे उसके लिए लगाया। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हमारे पास होता है फोर्स बाय मास, तो हमारा आंसर है माइनस ऑफ अल्फा v स्क्वायर डिवाइड बाय m, विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 2, विच इज अ राइट आंसर। The physical independence of force is a consequence of, physical independence of force का मतलब होता है कि फोर्स किसके इंडिपेंडेंट है, तो दिस गिव्स अस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो हमारे पास बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strike the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball क्या होगा? तो क्वेश्चन देखिए ये कहता है ये हमारे पास ग्राउंड है और हमने एक बॉल को किसी भी हाइट से ड्रॉप किया, ये बॉल ड्रॉप होने के बाद में यहाँ पे आके स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी हाइट तक दोबारा पहुंच जाती है। अगर ये दोबारा उसी हाइट पे पहुंच जाती है तो इसका मतलब जिस स्पीड से इसने यहाँ पे कोलाइड किया होगा उसी स्पीड से इसने बैक किया होगा, बस डायरेक्शन बदल ली गई है। लेट सपोज करो ये u स्पीड से यहाँ पे आके टकराई है और u स्पीड से वापस गई है, तो हमें कहता है व्हाट इज द इंपल्स। इंपल्स का मतलब हमारे पास होता है चेंज इन अ मोमेंटम। चेंज इन अ मोमेंटम में हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना होता है। फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड होने की वजह से लेट से आप u लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड होने की वजह से हम उसे माइनस u लेते हैं, तो हमारा आंसर बनता है इंपल्स इज इक्वल्स टू m/u। अब बात करते हैं u क्या होगा, तो बॉडी को अगर आपने ड्रॉप करा है तो आपने मास की वैल्यू लेनी है 0.15 और u की वैल्यू लेनी है √2gh, क्योंकि बॉडी अगर ड्रॉप करी गई है तो उसकी वेलोसिटी √2gh होती है। 2 into 0.15 into 2, the value of g is taken as 10 and height is given as in the question, that is equals to 10 meter। तो ये हमारे पास 10 मीटर लिखा हमने। अब देखिए 2 का 0.15 में मल्टीपल किया, 2 का 0.15 में मल्टीपल करके हमें जो मिल गया है दैट इज इक्वल्स टू 0.30 और ये हमारे पास हो गया 10√2। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.41 हो गया है, और इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर बनता है 4.3 अप्रोक्सीमेटली लेके चले तो 4.2 kg मीटर पर सेकेंड इज आवर राइट आंसर। A object flying in air with the velocity this one suddenly break into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with the velocity this one. What is the velocity of the larger piece? देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के अंदर इस तरह से ब्रोक डाउन होता है तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि जब भी कोलिजन या एक्सप्लोजन की बात होती है तो वहां पे मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर होनी चाहिए। इनिशियली ये बॉम्ब 1 था तो लेट्स इसका मास हमने m लिया और ये किसी u वेलोसिटी से जा रहा था।
अब ये बॉम्ब के दो पार्ट हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट के मास को हम m1 लिखते हैं जो कि v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, और दूसरे मास को m2 लिखते हैं जो कि v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। टोटल मास हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा गया इन दोनों के जो रेशियो है 1:5 है। तो लेट सपोज करो टोटल मास 6 था, जो कि 25i प्लस 25j माइनस ऑफ 12k से मूव कर रहा था। अब इसमें से कहा गया था स्मॉलर मास का मतलब हो गया जिसका मास हमने 1 लिया है, वो एक वेलोसिटी 100i प्लस 35j प्लस 8k से मूव कर रहा है, और लार्जर मास का मास 5 लेते हैं, और जो v2 वेलोसिटी से मूव करेगा जो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम 6 को 25 से मल्टीपल करें तो ये हो गया हमारा 150i, फिर से 150j माइनस 72k। राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो 100 इधर आके हुआ माइनस 100i माइनस 35j माइनस 8k इज इक्वल्स टू 5 इंटू वेलोसिटी। अब हमें यहां पे जो है सब्सट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले i वाले की बात करें तो 150 में से 100 माइनस हुआ तो ये हो गया 50i, प्लस 150 में से 35 माइनस किया तो 115j हो गया, और 72 में 8 ऐड होके 80k हो गया, और इसको हमने लिखा है 5v2 वेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द v2 वेक्टर। तो वो जो 5 लिखा हुआ है उसको इधर लाके डिवाइड करेंगे, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 10i। 115 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 23j, और 18 को 5 से डिवाइड करेंगे विल राइट एज माइनस ऑफ 16k। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10i माइनस प्लस 23j एंड माइनस 16k, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन 10i होना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन में हो सकता है कि बाय मिस्टेक गलत लिखा हो, तो दिस इज आवर राइट आंसर। A rigid ball of mass m strike a rigid ball at an angle 60 degree and get reflected without loss of speed as shown in the figure. What is the value of impulse imparted by the ball on the ball will be? देखिए एक बॉल आके टकरा के वापस जा रही है, तो ऐसे समझे इस तरह से आ रही थी और ये टकरा के इस तरह से चली गई है, और अगर इस तरह से वेलोसिटी आके बॉडी इस तरह से चली गई है, तो इसमें जो इंपल्स का मतलब होता है वो होता है चेंज इन अ मोमेंटम। तो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें चेंज इन मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी में ढूंढना पड़ेगा। ये बॉल अगर इस तरह से इंक्लाइंड पैटर्न में आ रही थी, तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था। सिमिलरली अगर ये बॉल इस तरह से मूव कर रही है, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसका इधर बना। अब जो 60 डिग्री एंगल है वो सिर्फ यहां तक है, और ये 60 डिग्री एंगल भी यहां तक है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा जो यहाँ पे लिखा जाए 60 डिग्री हो गया। So we can just write that this component is mb into cos 60 and this component is mb into sin 60. इधर भी लिखा जाए तो this component will give you the mb into cos 60 and this component is mb into sin 60. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइनल मोमेंटम लिखना है और उसको इनिशियल मोमेंटम से डिवाइड करना है। वेक्टर फॉर्म का यूज करते हुए अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो mb cos 60 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से मैं इसको माइनस ऑफ mb cos 60 i कैप लिख रहा हूं, और डाउनवर्ड के लिए मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ mb sin 60 j कैप। ये हमारा फाइनल जो है फाइनल मोमेंटम की वैल्यू लिखी गई। फिर माइनस, जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम देखिए आगे की तरफ पार्ट जा रहा था, तो दिस विल बी इक्वल्स टू mb इंटू cos 60 i कैप, और दूसरा नीचे की तरफ है तो माइनस mb इंटू साइन 60 j कैप। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है माइनस ऑफ 2mb cos 60 i कैप। दिस इज द आंसर ऑफ द इंपल्स इन अ वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2 इंटू mb इंटू cos 60 इज 1/2, सो आंसर इज इक्वल्स टू mb विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1।
A 600 kg rocket is set for a vertical firing. If the exhaust speed is 1000 meter per second, the mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. देखिए ओवरकम का मतलब ये होता है कि अपवर्ड लगने वाला जो थ्रस्ट होता है, अपवर्ड लगने वाला जो थ्रस्ट होता है रॉकेट का, वो इसके वेट को बैलेंस करे, इसका मतलब ये ओवरकम हो गया। अपवर्ड लगने वाले थ्रस्ट की बात होती है Vdm/dt, और वेट की बात करें तो ये हमारा mg होता है, इसके अंदर ओवरकम करना। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा गया है कि बॉडी इज मूविंग अपवर्ड विद 1000 मीटर पर सेकेंड, हमें dm/dt कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द रॉकेट इज गिवन एट 600 एंड द वैल्यू ऑफ g इज लेट्स से वी आर टेकिंग एज 9.8, क्योंकि क्वेश्चन ने इस बार 10 मेंशन नहीं किया कि हमने 10 लेना है। तो 9.8 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 600 से मल्टीपल करना है, जो कि आपके पास आएगा 5880। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dm/dt। ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग dm/dt इज इक्वल्स टू 5.88 kg पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा, बट सेकेंड ऑप्शन नियर बाय है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन को हम करेक्ट आंसर देते हैं। अभी की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमें जो है ज्वाइन करना ना भूलिए, और अब तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।